सो यहाँ पे मैंने चैप्टर ओपन कर लिया, चैप्टर नंबर 12, टर्किश इन्वेजन इन नॉर्थ इंडिया। नेक्स्ट पैराग्राफ, अभिषेक कैलिफ्स ऑफ बगदाद रिक्रूटेड टर्क्स एज गार्ड्स एंड प्रोफेशनल सोल्जर्स। Next paragraph, one governor who conquered Ghazni in Afghanistan started a new lineage of rulers known as Ghaznavis. Next है आपका मोहम्मद घोरी के बारे में। मोहम्मद घोरी was a ruler of small kingdom in Ghor. So आपका do you know दिया हुआ है, except for conquering Gujarat, Ghori was successful in every invasion. हेलो डीएवियंस, मेरा नाम है समीर और आपका मेरे यूट्यूब चैनल डीएवियंस हम में बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम क्लास 7 डीएवी के सोशल साइंस सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 12 टर्किश इन्वेजन इन नॉर्थ इंडिया को स्टार्ट करेंगे। क्योंकि ये चैप्टर काफ़ी छोटा है, इसे हम आज की वीडियो में कवर अप कर लेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे डीएवी स्कूल्स के नोट्स तथा ट्यूटोरियल्स। चलिए अब बिना टाइम वेस्ट करें आज का टॉपिक शुरू करते हैं। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम चैप्टर का एक प्रीव्यू देख लेते हैं। टॉपिक्स टू बी कवर्ड इन द चैप्टर। हम इस चैप्टर में टर्किश इन्वेडर्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमें 2 टर्किश इन्वेडर्स के बारे में पढ़ना है। पहले है मोहम्मद गजनी एंड सेकेंड इज मोहम्मद गोरी। वी विल लर्न द बायोग्राफीज ऑफ बोथ दीज टर्किश रूलर्स। हम इन दोनों टर्किश रूलर्स की बायोग्राफीज पढ़ेंगे कि इनका जन्म कब हुआ, कहाँ पैदा हुए, किस एरिया के ये रूलर्स थे और इंडिया क्यों आए थे। चलिए बिना टाइम वेस्ट करें चैप्टर को शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने वो चैप्टर ओपन कर लिया, चैप्टर नंबर 12 टर्किश इन्वेजन इन नॉर्थ इंडिया। Many small kingdoms emerged as powerful in different parts of India, but their rule was limited to a specific region, though they were constantly aspired to expand their boundaries. बहुत सारे छोटे छोटे किंगडम्स डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया में पावरफुल एमर्ज हुए, बट उनका जो रूल था वो एक स्पेसिफिक रीजन तक लिमिटेड था, दो ये हर टाइम वॉर्स में एंगेज रहते थे ताकि अपनी टेरिटरीज को एक्सपैंड कर पाए। The frequent wars between Rajput resulted in the political disunity in North India. This attracted the invasion by the Turks. जो राजपूत की frequent wars थे उन्होंने पॉलिटिकल डिसयूनिटी कॉज कर दी नॉर्थ इंडिया, जिसके कारण टर्किश इन्वेजन्स नॉर्थ इंडिया में होने लग गए। नेक्स्ट पैराग्राफ, अभिषेक कैलिफ्स ऑफ बगदाद रिक्रूटेड टर्क्स एज गार्ड्स एंड प्रोफेशनल सोल्जर्स। अभिषेक कैलिफ्स जो बगदाद से बिलोंग करते थे, उन्होंने टर्क्स को गार्ड्स एंड प्रोफेशनल सोल्जर्स की तरह रिक्रूट किया। बाय द एंड ऑफ 9th century the power of caliph weakened. Turks slowly took over the power and became the governors of the provinces. 9th century के एंड तक कैलिफ्स की जो पावर थी वो कमज़ोर हो गई, जिस कारण टर्क्स ने उनकी पावर को धीरे धीरे टेक ओवर करना शुरू कर दिया और प्रोविंसेस के खुद गवर्नर्स बन गए। Some of them asserted their independence from the caliphs. कुछ ने तो अपने खुद के नए किंगडम एस्टैब्लिश कर लिए। One governor who conquered Ghazni in Afghanistan started a new lineage of rulers known as Ghaznavis. एक गवर्नर जिसने गजनी को कॉन्कर किया था अफगानिस्तान में, उन्होंने एक नए लाइनेज ऑफ रूलर्स को स्टार्ट किया जिसे हम गजनवीज कहते हैं। आपका नेक्स्ट पैराग्राफ है, मोहम्मद गजनी वॉज बॉर्न इन 971 CE. He ascended the throne in 998 CE. He decided to invade northwest India where the Gurjara Pratihara Empire had become weak due to the frequent battles with Palwas and Rashtrakutas. जो मोहम्मद गजनी थे वो 971 CE में बॉर्न हुए थे। उनको थ्रोन पर 998 CE में बिठाया गया। उन्होंने सबसे पहले गुजरात प्रतिहारा एम्पायर जो कि नॉर्थ वेस्ट इंडिया में स्थित था उसे इन्वेड करने का सोचा, क्योंकि वह एम्पायर पल्लवाज और राष्ट्रकूटास से फ्रीक्वेंट बैटल्स के कारण वीक हो चुका था। मोहम्मद गजनी इन्वेडेड इंडिया 17 टाइम्स इन 27 ईयर्स, यानी कि 1000 CE से लेकर 1027 CE तक। सोच के देखो आप कि मोहम्मद गजनी ने इंडिया को 17 टाइम्स अटैक किया इन 27 ईयर्स। He wanted to make Ghazni a small hilly and poor region into a powerful empire. वह गजनी जो कि एक छोटा हिली और पुअर रीजन था उसे एक पावरफुल एम्पायर में कन्वर्ट करना चाहते थे। ही गेन द कंट्रोल ऑफ अफगानिस्तान एंड खुरासन। उन्हें अफगानिस्तान और खुरासन का कंट्रोल मिल गया।
He was attracted by the great wealth of India, so he started plundering towns and temples in North India like Nagarkot, Thanesar, Mathura and Kannauj. अब मोहम्मद गजनी इंडिया को अटैक क्यों कर रहे थे? क्योंकि वह इंडिया की बहुत वेल्थ से अट्रैक्टेड थे और उन्होंने बहुत सारे टाउन्स जैसे कि नगरकोट, थानेसर, मथुरा और कान्होज को लूटना शुरू कर दिया. His most destructive attack was directly against सोमनाथ टेम्पल in 1025 CE. उसका सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव अटैक जो इंडिया में रहा है वो सोमनाथ टेम्पल के अगेंस्ट था in 1025 CE. This temple is situated on the sea coast of Gujarat. Rajput warriors put up a stiff resistance but lost the battle. So जो ये सोमनाथ टेम्पल है आपके गुजरात की कोस्ट पर स्थित है और राजपूत ने इस टेम्पल को बचाने के लिए काफ़ी अच्छी फाइट लड़ी पर वह हार गए. मोहम्मद broke the idol of सोमनाथ and looted property worth 20 million rupees. मोहम्मद ने जो है आइडल ऑफ सोमनाथ को ब्रोक कर लिया और 20 मिलियन रुपीज़ की प्रॉपर्टी को लूट किया. आप सोच के देखो कि उस टाइम पे 20 मिलियन रुपीज़ की कितनी वैल्यू होती होगी. Some historians are of opinion the main objective of Muhammad Ghazni to propagate Islam and gain popularity among Muslims. कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं कि मेन ऑब्जेक्टिव जो था मोहम्मद गजनी का वो यह था कि वह इस्लाम को प्रोपोगेट करे और मुस्लिम्स में पॉपुलैरिटी गेन करे. नेक्स्ट पैराग्राफ. Muhammad invasions exposed the weakness of Indian rulers and paved the way of establishment of Muslim rules in India. मोहम्मद के इन्वेजन्स ने इंडियन रूलर्स की वीकनेस को एक्सपोज कर दिया और मुस्लिम रूल एस्टैब्लिशमेंट के लिए वे बना दिया. Trade interest also attracted many Muslims to settle in India. ट्रेड के कारण भी बहुत सारे मुस्लिम जो है वो इंडिया में सेटल हो गए. This period also saw the development of close cultural interaction between India and Islamic Central Asia. इस पीरियड में इंडिया और इस्लामिक सेंट्रल एशिया का कल्चर एक दूसरे से नज़दीक आ गया. But Muhammad's destruction for valuable and Aztec temple was an idiom as loss to Indian heritage. पर जो मोहम्मद के वैल्यूएबल एंड आर्टिस्टिक टेम्पल्स का ब्रोक करना या उनसे सामान लूटना था वह इंडियन हेरिटेज के लिए एक बहुत बड़ा लॉस था. नेक्स्ट पैराग्राफ है आपका मोहम्मद घोरी का. मोहम्मद घोरी वॉज अ रूलर ऑफ स्मॉल किंगडम्स ऑफ गौर इन अफगानिस्तान. ही conquered Ghazni. He placed it under the charge of his brother and decided to turn his attention towards the India to expand his empire. Unlike Muhammad Ghazni, whose main aim was invading India and was to loot the great wealth of India. So मोहम्मद घोरी जो था वो गौहर अफगानिस्तान में जो लोकेटेड है वहाँ का एक छोटा सा रूलर था. उन्होंने गजनी को पहले कॉन्कर किया, फिर उसने अपना जो कॉन्कर्ड एम्पायर था उसको संभालने के लिए अपने ब्रदर को थ्रोन दे दी ताकि वह इंडिया पर ज़्यादा अच्छे से कंसंट्रेट कर पाए. और उन्होंने मोहम्मद गजनी की तरह इंडिया में अपना एम्पायर एस्टैब्लिश किया जिनका मेन एम था कि वह इंडिया की ग्रेट वेल्थ को चुरा ले. The credit of founding Muslim empire in India goes to Muhammad Ghori. He occupied Peshawar, Lahore and Hind. He was defeated in the first battle of Tehran by Prithviraj Chauhan 1191 CE to 1192 CE, but was victorious in the second battle of Tehran and took over Delhi and Ajmer. So जो मोहम्मद घोरी है उसे इंडिया में मुस्लिम एम्पायर एस्टैब्लिश करने का क्रेडिट जाता है. उन्होंने पेशावर, लाहौर और सिंध को कॉन्कर किया. फिर उन्होंने पृथ्वीराज चौहान को सेकेंड बैटल ऑफ टेहरान में डिफीट कर दिल्ली और अजमेर पे भी अपना कब्जा जमा लिया. His dream of establishing Islamic empire would be incomplete without conquering Kannauj. A fierce battle took place between Muslims and the Rajputs. The powers of Rajputs were crushed. King Chechand was defeated and Muhammad Ghori occupied Kannauj and Benaras. So हमने आपको चैप्टर नंबर 10 में बताया था कि जो राष्ट्रकूटास, पालास और जो प्रतिहास थे वह कान्होज के ऊपर हमेशा वॉर्स में इंगेज रहते थे क्योंकि वह एक पावर ऑफ सिंबल था नॉर्थ इंडिया में. वैसे ही मोहम्मद घोरी का भी सपना जो है वो अधूरा रह जाता जब तक वह कान्होज को कॉन्कर नहीं करता. इसलिए बहुत ही खतरनाक बैटल हुआ मोहम्मद घोरी और जयचंद के बीच में, किंग जयचंद के बीच में. पर
जो मोहम्मद गौरी है उन्होंने किंग जयचंद्र को डिफीट कर दिया और कानौज एंड बेनारस को अपने कंट्रोल के अंदर ले लिया। Muhammad Ghori did not have a child of his own. He put his territories under the charge of his trusted slave and general Qutbuddin Aibak. मोहम्मद गौरी के पास खुद का कोई बच्चा नहीं था, इसलिए उन्होंने अपने एक स्लेव को उनकी सारी टेरिटरीज दे दी जिनका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। आप कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में नेक्स्ट चैप्टर नंबर 13 में दिल्ली सल्तनत में डिटेल के बारे में पढ़ेंगे, जब कुतुबुद्दीन ऐबक ने खुद का एक दिल्ली सल्तनत शुरू किया। So, next paragraph, the disunity among Indian rulers and the caste system was the main causes of success of Ghori and the defeat of Indian rulers. So, जो disunity था Indian rulers के बीच में और कास्टिज्म था, वह मेन रीज़न था कि गौरी इंडियन रूलर्स को डिफीट कर पाया था। The common people were dissatisfied as they had no contact with the rulers. जो common people थे वो dissatisfied थे क्योंकि उनका rulers के साथ कोई contact नहीं था। Some Rajput rulers helped the Turks against their own country. कुछ राजपूत ने तो टर्क्स को हेल्प किया against their own country. Moreover, the feudal system where the landowners have very powerful weakened the power of kings. और जो फेडरल सिस्टम है जहाँ पर लैंड ओनर ज़्यादा पावरफुल बन गए, उन्होंने किंग की पावर को वीक कर दिया। गौरीज आर्मी वॉज वेल इक्विप्ड एंड हिज कैंपेन्स वर प्रॉपरली प्लान्ड। मोहम्मद गौरी की आर्मी जो है वो प्रॉपर इक्विप्ड थी और वो हमेशा प्लानिंग के साथ अटैक किया करते थे। द मुस्लिम आर्मीज मूव स्विफ्टली ऑन हॉर्सेज एज कम्पेयर टू द आर्मीज ऑफ इंडियन रूलर्स दैट यूज द ओल्ड मेथड ऑफ वॉर इक्विपमेंट एंड एलिफेंट्स। जो मुस्लिम आर्मीज थी वह हॉर्सेस पर मूव किया करती थी कंपेयर टू इंडियन आर्मीज जो कि पुराना मेथड ऑफ वॉर यूज़ किया करती थी। एलिफेंट्स और इक्विपमेंट्स भी उनके पुराने हुआ करते थे। The elephants were not much help during the war. Many times they turned to the wrath of their own forces. एलिफेंट्स जो थे वह वॉर्स में बहुत बार हेल्पफुल नहीं होते थे और खुद की फोर्सेस को ही अपने पैर के नीचे कुचल दिया करते थे। सो यहाँ पे आपने चैप्टर के 2 डू यू नो दिया है। फर्स्ट डू यू नो इज मोहम्मद गजनी इज रिमेंबर्ड एज अ प्लंडर ऑफ टाउन्स एंड टेम्पल्स इन इंडिया बट इन हिज ओन कंट्री यानी कि अफगानिस्तान ही इज रिमेंबर्ड एज अ ग्रेट बिल्डर ऑफ ब्यूटिफुल मॉस्क प्लेसेस एंड लाइब्रेरीज। फिर दूसरी a famous poet wrote in which he praised the steps of Muhammad Ghazni took and propagate Islam and to build up Ghazni as a great empire. He also entrusted al-Biruni to write an account of an Indian subcontinent known as Kitab al-Hind. So मोहम्मद गजनी के बारे में हमने अभी पढ़ा इस चैप्टर में। तो आप क्या सोचते हैं मोहम्मद गजनी के बारे में? आप यही सोचते होंगे कि वह एक बुरा इंसान था, उसने इंडिया को लूटा और बहुत सारे टाउन्स को प्लंडर किया, पर यह तो इंडिया वालों की सोच है। अफ़गानिस्तान यानी उसकी खुद की कंट्री में मोहम्मद गजनी को लोग एक बहुत ही बड़े इंसान का दर्जा देते हैं। वहाँ पे उन्होंने ब्यूटीफुल मॉस्क प्लेसेस और लाइब्रेरीज बनाई। फिर दूसरी जो एक फेमस पोइट थे उन्होंने मोहम्मद गजनी के ऊपर एक बुक लिखी जो उन्हें प्रेज करती है कि उन्होंने इस्लाम को प्रोपोगेट किया और गजनी एक ग्रेट एम्पायर बिल्ड कर दिया। उन्होंने अल-बुरूनी को भी इंटरेस्ट किया टू राइट एन इंडियन सब कॉन्टिनेंट अकाउंट दैट इज नोन एज किताब अल हिंद। यहाँ पे आपको एक और डू यू नो दिया हुआ है। एक्सेप्ट फॉर कॉन्करिंग गुजरात गौरी वॉज सक्सेसफुल इन एवरी इन्वेजन। किंग भीमदेव गेव हिम सच क्रशिंग डिफीट दैट गौरी कुड नॉट ड्रीम इन पीपिंग द गुजरात अगेन। सो गुजरात को कॉन्कर करने के अलावा गौरी हर जगह अपना कब्जा जमा पाया था, पर किंग भीमदेव ने उसे ऐसी डिफीट दी थी कि उसने गुजरात के तरफ दोबारा मुंह मोड़ के भी नहीं देखा। सो गाइस आज की वीडियो में ऐसा इतना ही। आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अगर आपको क्लास 7 डीएवी का और कंटेंट चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ। टाटा बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।